मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, हथियार नहीं जीतता, हौसले जीतते हैं। हौसला जीतता है, हथियार नहीं जीतता है। इसलिए हौसला बनाए रखिए जब तक कि बर्फ न जम जाए। कौन कहता है छलनी में छेद नहीं होता, सॉरी छलनी में पानी नहीं जमता, छलनी में पानी नहीं जमता। बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। तो हौसला सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए जितने लोग जुड़े हैं। आज का सेशन लाजवाब, नए प्रश्नों के साथ मजा आने वाला। हर दिन कुछ नया प्रश्न नए रंग में हम आ रहे हैं लेकर क्वेश्चन। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। चलिए, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है, पता है ना आपको। भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है और पाक स्ट्रेट है। मालदीव और भारत के बीच में 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और भारत अलग करते हैं। मालदीव और भारत के बीच में 8 डिग्री चैनल है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट है। रट्टा मार लो, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन, भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन, भारत और श्रीलंका के बीच 2 लाइन है, एक पाक स्ट्रेट है, दूसरा मन्नार की खाड़ी है। इसके बाद भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। तो भैया डूरंड लाइन खींचा गया था लॉर्ड लैंसडाउन के समय। मैं बता दूं कि भारत का पहला कारखाना अधिनियम, भारत का पहला फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय आया था, लेकिन भारत का दूसरा कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था। भारत का दूसरा कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था। नोट कर लीजिए, भारत का पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय आया था, लेकिन भारत का दूसरा कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था। इसी के समय डूरंड लाइन खींचा गया। नोट कर लीजिए, लॉर्ड लैंसडाउन नोट कर लेना है गुरु। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन, भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन, भारत चीन के बीच मैकमोहन लाइन, भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री यानी 8 डिग्री चैनल, और भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं। आप लोगों से एक आग्रह है, नहीं करते हो काम आप लोग, लेकिन प्लीज आपसे आग्रह है, सेशन को लाइक बटन दबा दीजिए। लाइक करने से और भी लोगों को फायदा होता है। सेशन को लाइक कर दो गुरु। आगे आ जाओ नेक्स्ट। भारत का पहला शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? भारत में पहली बार शस्त्र अधिनियम, हथियार अधिनियम, आर्म्स एक्ट, यानी कि पहले क्या नियम था कि कोई भी व्यक्ति हथियार लेके चल सकता है, लेकिन आर्म्स एक्ट जब आया तो उसमें नियम बना कि बिना लाइसेंस के कोई भी आदमी हथियार लेके नहीं चल सकता। इसी को बोलते हैं शस्त्र अधिनियम। भैया ये आया था 1878 में, 1878 में, उसी साल जिस साल वार्ना कूलर प्रेस एक्ट आया था। जिस साल वार्ना कूलर प्रेस एक्ट आया, जिस साल वार्ना कूलर प्रेस एक्ट आया था, उसी साल आया था आर्म्स एक्ट, शस्त्र अधिनियम 1878 में। उस समय वायसराय था लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन के समय ही 1877 में दिल्ली दरबार हुआ था। 1877 में, 1877 में दिल्ली दरबार हुआ लॉर्ड लीटन के समय ही। और इसी सेशन में पहला दिल्ली दरबार था ये। इसी दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। नोट करिए। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं मेरे सेशन में आते हैं तो सेशन को लाइक कर देना गुरु। सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। मैं कह रहा हूं महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि 1877 में दिल्ली दरबार में दिया गया था। ये भारत का पहला दिल्ली दरबार था। ये भी लॉर्ड लीटन के समय हुआ। ये वही लॉर्ड लीटन है जो चाहता था कि भारत के लोग सिविल सेवा की परीक्षा पास ना करें। तो भैया लॉर्ड लीटन ने सिविल सेवा की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। आज ना सिविल सेवा परीक्षा देने की आयु 32 साल तक है। भैया बिहार पीसीएस बोलेंगे तो 37 साल तक है। उस जमाने में
21 साल अंतिम आयु होती थी। 21 साल के बाद आपका एज खत्म, मतलब लास्ट एज रखा गया था 21 साल, तो 19 साल कर दिया और घटा दिया ताकि भारत के लोग सिविल सेवा की परीक्षा पास न कर पाए। तो लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा की आयु को घटाकर 21 साल से 19 साल कर दिया, इसको भी नोट करिए। और लॉर्ड लिटन जो था वो बहुत बड़ा निबंधकार था, उपन्यासकार था, उपन्यास लिखता था, निबंध लिखता था, कहानी लिखता था। इसीलिए लॉर्ड लिटन को हम लोग ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड लिटन को हम लोग ओवन मेरेडिथ, नोट कर लीजिए, ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लिटन को ओवन मेरेडिथ के नाम से हम लोग जानते हैं। लॉर्ड लिटन को ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि एक कहानीकार था, स्टोरी राइटर था, नोवेल राइटर था और एक निबंधकार था। उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार होने के कारण, इसकी विद्वता के कारण इसे ओवन मेरेडिथ भी कहा जाता है। तो लॉर्ड लिटन के समय ही 1878 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए, प्रेस पर बैन लगाने के लिए वार्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में। और उसी साल 1878 में ही आया हथियार कानून, शस्त्र अधिनियम। क्लियर है? और उससे एक साल पहले 1877 में दिल्ली दरबार हुआ, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। लॉर्ड लिटन का काल भारत में क्या माना जाता है? सबसे घटिया काल माना जाता है भारतीयों के हिसाब से। क्लियर है? क्योंकि भारतीयों के लिए इसमें बहुत कुछ काम नहीं किया गया। इसी ने सिविल सेवा की उम्र को घटाकर 21 साल से 19 साल कर दिया था। मुझे लगता है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो सब आपको याद होता जा रहा होगा। नहीं याद हो रहा है जी? बताइए एक बार, सच में मजा नहीं आ रहा है? नए प्रश्न नहीं आ रहे हैं? अब मैं ठान लिया हूं, इतिहास तो अब छूटेगा नहीं आपसे। हिस्ट्री अगर 1 महीना लाइव सेशन हम ले लिए तो जान जाओ मॉडर्न हिस्ट्री से एक सवाल नहीं छूटेगा। लेकिन अब भूगोल से भी सवाल नहीं छूटने देंगे, अब पॉलिटी से भी सवाल नहीं छूटने देंगे। अब मैं बताऊं एक बात, सच सच बताऊं, जो ठीक है दरोगा का मैंने सेशन लिया नहीं हूं, लेकिन जो एईडीओ का सेशन मैं ले रहा हूं, अगर रेगुलर जो मेरा सेशन देख रहा होगा, करंट का सेशन तो मैं लिया नहीं हूं, मैं प्रॉमिस किया हूं कि 2-4-5 दिन में मैं 500 क्वेश्चन का मैं लूंगा करंट का सेशन, बहुत अच्छा लूंगा और उससे बाहर करंट नहीं जाएगा। लेकिन जीके जीएस का जो लगातार एईडीओ के एग्जाम के लिए जो भी बच्चे मेरा सेशन देख रहे हैं लगातार, जब से मैं ले रहा हूं, ये लिख लीजिए, अगर वो दारोगा की परीक्षा का फॉर्म भरे होंगे तो परीक्षा में आप जाइएगा, आपको लिखित रूप में हम दे रहे हैं कि अगर आपको 100 क्वेश्चन आएगा तो मान लीजिए कि उसमें करीब 20-25 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन मान के चलिए करेंटे रहेगा, 15-20 क्वेश्चन तो श्योर करंट रहेगा। तो मान लीजिए 80 क्वेश्चन जो प्योर जीके जीएस से रहेगा, तो 80 क्वेश्चन में से एकदम 100% बता रहा हूं मैं आपको, 60-65 सवाल डायरेक्ट हमारे सेशन से लड़ेंगे, हमारे डिस्कशन से लड़ेंगे। जो मेरा डिस्कशन और क्वेश्चन का सेट अच्छे से रोज यूट्यूब पे आके किया होगा, मैं गारंटी लेता हूं, भले यहाँ पर लिखा हुआ नहीं कि दरोगा महासंग्राम, लेकिन लिख लीजिए सवाल आएगा तो यहीं से आएगा, एईडीओ में भी, बिहार दारोगा में भी और टीआरई में भी। गुरु लगे रहिए, जुड़े रहिए। मैं ये सेशन बंद नहीं करने जा रहा अगले अप्रैल तक, आने वाले अप्रैल तक इसी अंदाज में, इसी आवाज में मैं आपका सेशन लेता रहूंगा। मेरा चैन खो जाए, नींद खो जाए, कोई जरूरत नहीं है गुरु, लेकिन जिस दिन आप कहेंगे आकर मेरे चैनल पर कि सर केवल देखो कई बच्चे लिखते हैं टीआरई में भी कि सर आपके पढ़ाने से मेरा टीआरई हो गया। मैं किसी को आज तक न मैंने कभी फोटो लगाया अपने बोर्ड पर, न चैनल पर, न किसी कोचिंग में कि हमारे पढ़ाए बच्चे इतने सेलेक्ट हो गए, जीवन में कभी नहीं लगाया, ना कभी लगाऊंगा। ये मैं जानता हूं भैया, इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो भी बच्चे लिखते हैं वो आस्था से लिखते हैं कि सर मैं आपके पढ़ाने से मेरा टीआरई 1 में हो गया, टीआरई 2 में हो गया, मैं टीचर बन गया, मैं टीचर बन गई। तो ये आस्था से मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे आस्था से लिखें, बिना बोले लिख दें कि सर मैं आपके पढ़ाने से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं यही चाहता हूं। मैं जानता हूं कि जो लड़का सेलेक्ट होता है 60 से 70% उसी की मेहनत होती है, 80%, 20%, 10% हम जैसे टीचर उनको हेल्प करते हैं। बाकी जो भी सिलेक्शन होता है आप लोगों के कारण होता है। भैया थोड़ा अच्छे से देखते रहिए सेशन, अच्छे से सेशन को लाइक करते रहिए और उत्तर सब लोग दीजिए। चौरी चौरा में मैंने बताया था भैया, एक व्यक्ति थे भगवान अहीर, भगवान अहीर नाम के व्यक्ति थे, जो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, चौरी चौरा एक रेलवे स्टेशन भी है। दिल्ली की ओर बढ़िएगा, लखनऊ की ओर, गोरखपुर से तो रास्ते में चौरी चौरा स्टेशन आता है। चौरी चौरा थाने में एक व्यक्ति बंद था भगवान अहीर, उसी को छुड़ाने के लिए 2-3 हजार लोग गए थे।
और थाने में 22 सिपाही था। उसने उन भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। बताइए ना, 3000 आदमी पर 22 गो सिपाही लाठीचार्ज करेगा तो जाने न चला जाएगा सिपाही का। वो 3000 आदमी भीड़ टूट पड़ा थाने पर। अब 22 सिपाही को एक कमरा में बंद कर दिया। और गुरु, उस आसपास में गन्ना की बहुत खेती होती थी। जो गन्ना पेरा जाता है, गन्ना में से रस निकल जाता है तो उसका सूखा हुआ चपुआ होता है, उसी को जमा करके उसमें आग लगा दिया। 22 सिपाही जिंदा जल गए। एक घटना है 5 फरवरी 1922 का। 5 फरवरी 1922 को 22 सिपाही जिंदा जला दिए गए। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। क्वेश्चन आता है, कौन सी घटना थी जिससे दुखी होकर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन बंद कर दिया? तो भैया चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 से दुखी होकर 22 सिपाही को जिंदा जलाया गया। इस घटना से दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को, यानी 7 दिन के बाद, 5 7 5 12, यानी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। और मैं आपको बहुत पते की बात बता दूं कि असहयोग आंदोलन एक पहला आंदोलन था जिसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे पहले 1857 की क्रांति में मुसलमानों ने हिस्सा लिया था। और दूसरा आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जिसमें मुसलमानों ने भाग लिया। बाकी मुसलमानों ने फिर कभी भी आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया। वो हमेशा कहे कि आजादी जब देना है दीजिए, पर हमें मुसलमानों के लिए अलग जमीन दीजिए, यानी पाकिस्तान बना के दीजिए। आजादी से हमको कोई ज्यादा मतलब नहीं है। जब आजादी करना है करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी आजादी करिए भारत से पाकिस्तान अलग होना चाहिए। लेकिन मुसलमानों ने अंतिम रूप से जिस आंदोलन को सींचा वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में ही सबसे अधिक विदेशी कपड़ों को जलाया गया था। सबसे ज्यादा विदेशी कपड़ों में आग लगाया गया था। मैं बोला था आप लोगों को, कौन कौन पढ़ा जी? प्रेमचंद का एक कहानी था सुहाग की साड़ी, पढ़े हो तुम लोग? अरे इस असहयोग आंदोलन पर ही है, विदेशी कपड़ों को आग लगाने पर ही है। विदेशी कपड़ों में आग लगाना एक बर्बादी है, आजादी नहीं मिलेगी इससे। ये किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि विदेशी कपड़ों को आग लगाना एक बर्बादी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। सेशन को अगर लाइक कर दो गुरु, सेशन को लाइक कर दो, एक बार सेशन में कमेंट कर दो भैया विदेशी कपड़ों को जलाया जाना बर्बादी किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। और किसने कहा कि विदेशी कपड़ों को आग लगाना उनके साथ अच्छा व्यवहार है? महात्मा गांधी ने कहा। असहयोग आंदोलन के दौरान ही बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ बनाया गया था। असहयोग आंदोलन में हमारे बच्चे अंग्रेजों के स्कूल छोड़ दिए, हमारे प्रोफेसर टीचर उनके स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिए, हमारे वकील और जज उनके कोर्ट को छोड़ दिए, यानी पूरी कर्मचारी अंग्रेजों को छोड़ दिए, अंग्रेजों की संस्थाओं को छोड़ दिए ताकि उनका काम काज ठप हो जाए और परेशान होकर के भारत को आजादी दिलाने में वो मदद करने लगे। तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने इसे बंद कर दिया। कुल कितने सिपाही जलाए गए? 22। चौरी चौरा है कहाँ गुरु? ये गुरु है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। नोट कर लीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश। आज बेहतरीन सेशन होने जा रहा है, आज का सेशन जबरदस्त है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। भैया स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूलाशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलाशंकर। इनको ज्ञान मिला था मथुरा में। इनके गुरु थे बिरजानंद। बिरजानंद इनके गुरु थे। 1862 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में इन्होंने अखंड खंडनी पताका फहराया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि जो आर्य भारत आए थे वो तिब्बत से आए थे। आर्यंस भारत में कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे यार। ये बताने वाले व्यक्ति कौन थे? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वराज शब्द पहली बार किसने दिया? स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार दयानंद सरस्वती ने ही किया। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया और आर्य समाज की स्थापना के 150 साल पूरे हो गए 2025 में। तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलाशंकर। स्वराज शब्द किसने दिया? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। और एक लाइन बोला कि दूसरों का शासन कितना भी बढ़िया हो,
अपना शासन से बढ़िया नहीं, स्वशासन से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अपना शासन कितना भी खराब हो, दूसरों के शासन से अच्छा होता है। ये बात किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। चलिए, सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं की रचना है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी किताब है? सभी लोग इसमें कमेंट करके बताएंगे। जितने लोग जुड़े हैं सब में इस क्वेश्चन में सबका कमेंट आना चाहिए, इस प्रश्न में सबका उत्तर आना चाहिए। इंडिया विंस फ्रीडम, आपको मैंने कई बार बताया है, इंडिया वाली कई किताबें हैं, जैसे यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, ये दोनों किताब है लाला लाजपत राय का। यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, ये दोनों किताब लाला लाजपत राय का। इंडिया अनरेस्ट बैलेंटाइन सिरोल। बैलेंटाइन सिरोल का नाम सुना है आपने? बैलेंटाइन सिरोल का नाम सुना है? नहीं सुना है। क्रिस का गाना तो सुने होंगे, आजकल चल रहा है, क्रिस का गाना सुनेगा भैया? बैलेंटाइन सिरोल का नाम सुनना है, क्रिस का गाना सुनो चाहे ना सुनो। बैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को कहा था अशांति का दूत। क्वेश्चन आता है कि बाल गंगाधर तिलक को अशांति का दूत किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का दूत कहा था किसने? तो भैया बैलेंटाइन सिरोल। उसी ने एक किताब लिखा, इंडिया अनरेस्ट। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी किताब है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब। इसके अलावा इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की किताब। और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब है। इंडिया विंस फ्रीडम, नोट कीजिए भैया, ये वही मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं जिनका जन्म 11 नवंबर 1888 को 11 नवंबर 1888 को मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। ये आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे गुरु? तो आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, इसीलिए इनके जन्म दिवस 11 नवंबर को हम लोग मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कौन मनाते, क्यों मनाते हैं? तो उसी दिन 11 नवंबर को हम लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था भैया, इसीलिए 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। वैसे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। भैया जान जाओ, मौलाना अबुल कलाम आजाद की 2 पत्रिका है, एक का नाम है अल हिलाल और दूसरे का नाम है अल बलाग। मौलाना अबुल कलाम आजाद की 2 मैगजीन है, अल हिलाल और अल बलाग। आज सुपर संडे है गुरु, सेशन को लाइक कर दो। जितने लोग जुड़े हो, आज सुपर संडे है, सेशन को लाइक कर दो। इनकी 2 पत्रिका अल हिलाल और अल बलाग। अल हिलाल को बैन कर दिया गया था तो इन्होंने अल बलाग निकाला। भैया मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है गुरु? तो गुरु इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। यंग इंडिया अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया अनरेस्ट किसकी किताब है? इंडिया अनरेस्ट बैलेंटाइन सिरोल। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। और कौन सा गुरु? इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडिया वाला सारा किताब याद कर लीजिएगा। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, सी नायक नहीं, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसको कहा जाता है? किस व्यक्ति को, किस अंग्रेज अधिकारी को? नोट करो गुरु, किस अंग्रेज अधिकारी को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? एक बार सेशन को लाइक कर दो। इसका उत्तर सभी तो मैं देखता हूं। पहला उत्तर देखो तो जी कौन देता है? फर्स्ट उत्तर जरा देखिए तो, पहला उत्तर कौन दे रहा है? जरा देखते रहिए। पहला उत्तर स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। उत्तर आने लगा, उत्तर आने लगा। सी जिसने देगा उसका सही होगा। सी पहला उत्तर कौन दिया है? छठा का सी, ऊपर लिखा हुआ है एक जगह, छठा का सी, सी दिया है। पहला सी है, वही सी पहला है। अनीस जी, अनीस है ना जी, अनीस जी का है पहला उत्तर। उसके बाद परफेक्ट जी का पहला दूसरा उत्तर है। और तीसरा उत्तर किसका है? सुनीता का। सुनीता का तीसरा उत्तर है। चलिए सभी लोग उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर देते जाइए। लॉर्ड क्लाइव को बोलते स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। ये भारत में आया था क्लर्क के पद पर। ये भारत में क्लर्क के पद पे था, डायरेक्ट प्रमोशन करके गवर्नर बन गया। भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बन गया, डायरेक्ट प्रमोशन। क्लर्क के पोस्ट पे आया था, पर अपनी तिकड़मबाजी से
सीधे पहुंच गया गवर्नर के पद तक। तो लॉर्ड क्लाइव पूछा जाता किस पद पे आया था, गवर्नर के पद, क्लर्क के पद पे आया था पर बन गया गवर्नर। इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहते हैं। लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच एक लड़ाई हुआ, पलासी का युद्ध 1757 में। पलासी का जो मैदान है वह है बंगाल में। पलासी का मैदान है कहां, तो बंगाल के नादिया जिले में है। बंगाल के नादिया जिले में पलासी का मैदान है। क्वेश्चन कई बार आया है, पलासी कहां है, तो बंगाल में। तो पलासी की लड़ाई 1757 लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसको भी नोट कर लीजिए। हेक्टर मुनरो था बक्सर के युद्ध से जुड़ा हुआ। चलिए, लॉर्ड बिजली नहीं, लॉर्ड बिलेजली होगा, ये बिजली गलती से टाइप हो गया है, लॉर्ड बिलेजली। बक्सर का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध तो 1757 में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ गुरु, तो 1764 में। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। और बक्सर के युद्ध की बात करें, इसमें दो ग्रुप था। एक तरफ से अंग्रेज थे, अंग्रेज का सेनापति था हेक्टर मुनरो, अंग्रेज का सेनापति था हेक्टर मुनरो। इधर से 3 लोग मिलकर लड़ रहे थे, इधर से दूसरी तरफ से 3 लोग क्या कर रहे थे, मिलकर लड़ रहे थे गुरु। दूसरी तरफ से 3 लोग मिले हुए थे। पहला व्यक्ति था बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम। और दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति ये था, ये सब आपस में मिल गए थे, गठबंधन कर लिए थे कि मिलकर लड़ेंगे तो शायद अंग्रेज पराजित हो जाए, पर मिल के भी लड़े तभी अंग्रेज पराजित नहीं हुआ। दूसरा था अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, सिराजुद्दौला नहीं, शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, ये अवध का नवाब था, ये बंगाल का नवाब था, ये था अवध का नवाब, अवध का नवाब, नोट कर लीजिए। और तीसरा व्यक्ति था, दूसरा आदमी था, और तीसरा आदमी था दिल्ली का मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, दिल्ली का मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, नोट कर लीजिए। ये दिल्ली का मुगल शासक था, दिल्ली का मुगल शासक। ये तीनों मिल गए थे, ये तीनों आपस में गठजोड़ कर लिए कि तीनों अकेले अकेले लड़ेंगे तो दिक्कत होगी, तीनों मिल के लड़ते हैं तो खदेड़ देंगे अंग्रेजों को, लेकिन खदेड़ नहीं पाए, खुद खदड़ा गए। हेक्टर मुनरो लड़ाई जीत गया, और लड़ाई जीतने के बाद इन तीनों के साथ समझौता किया और कहा कि आज के बाद तुम लोगों का शासन खत्म, आज के बाद तुम तीनों का शासन खत्म, तुम लोगों को हम पेंशन देंगे हर महीने, अपने किला में बंद होकर रहना चुपचाप से, और पूरा बंगाल, पूरा अवध और पूरा दिल्ली तक हमारे कब्जे में रहेगा। यानी बक्सर की लड़ाई के बाद एक तरह से समझिए कि मुगल सत्ता जो था ना, वो लाल किले के अंदर रह गया। बक्सर की लड़ाई के बाद पूरी दिल्ली की जो सत्ता थी, यानी पूरे भारत की चाबी किसके हाथों में चला गया, अंग्रेज के हाथ में। क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी लड़ाई है जिसके बाद पूरे भारत की चाबी ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई, तो था 1764 का बक्सर का युद्ध, जिसमें पूरे भारत की चाबी ब्रिटेन की सरकार के हाथों चली गई। यानी भारत ब्रिटेन का पूर्णतः गुलाम हो गया। भारत ब्रिटेन का पूर्णतः गुलाम कब हुआ, तो आंसर होगा बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, नोट कर लो गुरु, इलाहाबाद की संधि। लिखो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। 1700 बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इन तीनों को पेंशन देके अपने अपने किलों में बंद कर दिया गया। याद करो गुरु, इस तरीके का इतिहास पढ़ना मुश्किल है। बहुत बेहतरीन सेशन आज का होने वाला है। आज साइंस का भी सवाल है, पॉलिटी का भी सवाल है, ज्योग्राफी के बेहतरीन सवाल है। जाना मत गुरु, सेशन से जुड़े रहना। और मैं लिखित दे रहा हूं, 18 तक जाते जाते इतना सारा जीके करा दूंगा, इतने सेक्टर का जीके करा दूंगा कि बिहार दरोगा चुटकी में निकलेगा। और दरोगे नहीं, आगे का एईडीओ के लिए ये मुहिम जारी रहेगा। मैंने कहा ना कि एईडीओ एग्जाम तक 35,000 सवाल करा दूंगा, चाहे वो हमको मैराथन करना पड़े, रात भर जग के करना पड़े, पर 35,000 सवालों का सीरीज कराऊंगा। ब्रोकन विंग किसकी किताब है, ब्रोकन विंग। और एक और किताब लिखो, गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन लिखो ना जी कॉपी में, गोल्ड, खाली कान में ईयरफोन लगा के कमल होने से न चलेगा। लिखो गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग, ये दोनों किताब है सरोजनी नायडू का। सरोजनी नायडू की पुस्तक है ब्रोकन विंग और गोल्डन थ्रेशोल्ड, दोनों किताब नोट कर लीजिए। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। एनी बेसेंट
आयरलैंड की रहने वाली थी। इन्होंने सितंबर 1916 में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में भारत के लिए होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। मद्रास के निकट अडयार से, मद्रास के निकट अडयार से होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट की दो पत्रिका है, न्यू इंडिया, कॉमन बिल। न्यू इंडिया और कॉमन बिल एनी बेसेंट की पत्रिका है। एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था 1898 में। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, आयरलैंड की थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजनी नायडू, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। वैसे बता दें, भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, भारत में आजादी के बाद भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू, और किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला, आजादी के बाद किसी भी राज्य की सीएम मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला सुचेता कृपलानी। याद रखो, सरोजनी नायडू और सुचेता कृपलानी ये दोनों उत्तर प्रदेश के बने थे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू, और किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला सुचेता कृपलानी। वैसे कदामनी गांगुली के बता दे, कांग्रेस में स्पीच देने वाली पहली महिला कदामनी गांगुली, और भारत की पहली महिला मेडिकल ग्रेजुएट, भारत की पहली महिला मेडिकल ग्रेजुएट कौन थी? कदामनी गांगुली। और कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली महिला भी कदामनी गांगुली। कांग्रेस में भाषण देने वाली पहली महिला कदामनी गांगुली। और सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, और किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड अ ब्रोकन विंग, ये सरोजनी नायडू की पुस्तक है। सवाल जाएगा कहां? सवाल पूछोगे कहां से? तुमको जहां से पूछना है पूछ लो गुरु, हम तैयार हैं। क्या है? क्या आवाज नहीं आ रहा क्या बच्चों को? आवाज आ रही गुरु? आवाज नहीं आ रहा था क्या? हमारी आवाज तो दूर से ही पकड़ लेगा गुरु, जैसा पीछ है मेरा। सेशन को लाइक कर दीजिए, नहीं चलेगा ऐसे। 1402 लोग जुड़े हैं। एक बार अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है गुरु, रिजल्ट होगा। हम फेंकने में विश्वास नहीं करते, पढ़ाने में विश्वास करते हैं। और ये भी जानते हैं कि बच्चा जिसका सिलेक्शन होता है उसका अपने दम पे सिलेक्शन होता है। कोई टीचर या कोचिंग सिलेक्शन दिलाता तो जितने भी कोचिंग में लोग पढ़ते हैं सब सेलेक्ट हो जाता। हाँ, मेरा रोल है मात्र 10% से 15%, बाकी 85% आपके मेहनत से आपको सफलता मिलती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपनी मेहनत में भी कमी कभी मत कीजिएगा। आपके मेहनत में एक बड़ा भाई, एज ए टीचर मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। कोई साथ दे या न दे, हम आपका साथ देंगे। आप गारंटी के साथ छाती ठोक के कहिएगा कि सर मेरे साथ खड़े हैं। बाकी एक लाइन तो है ये है, कोई साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। चलो गुरु, बिहार के किस जेल में नंगा हड़ताल लोग कहे कि भैया हमको अपने देश का बना हुआ कपड़ा दो। जेल में लोग कहा ना कि अपना देश में बनल जो कपड़ा है वो कपड़ा दो, तबे हम पहनेंगे, विदेशी कपड़ा हम नहीं पहनेंगे, नहीं तो नंगा रहेंगे। तो भैया कौन जेल था जिसमें नंगा हड़ताल हुआ? कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, जब पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी चला रहे थे, नमक कानून तोड़ रहे थे। नमक कानून तोड़कर पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उसी समय बिहार में शराबबंदी आंदोलन और चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चल रहा था। उसी समय रानी गैंदेलियू ने नागालैंड में हरेला या जिया तरंग आंदोलन चला रही थी। उसी समय खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लाल कुर्ता आंदोलन चलाया 1930 में ही। उसी समय छपरा के जेल में, छपरा मतलब सारण को ही छपरा कहते हैं भाई, अलग से मत चल देना। छपरा जिला, छपरा तो मुख्यालय है, सारण जिला का नाम है। दोनों सेमे बात है, गड़बड़ी हो मत, न तो कनपट्टी फोड़ देंगे मार के गुरु, फैटा फैटी हो जाएगा। सारण और छपरा के जेल में मैं बता दूं आपको क्या हुआ। सारण और छपरा के जेल में नंगा हड़ताल हुआ। नंगा हड़ताल किसने किया? कैदियों ने किया। कहा कि भैया हमको अपना देश का कपड़ा दो, वरना कपड़े में पहनेंगे हम। छपरा जेल में हुआ। कब हुआ? 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। रट लेना गुरु, सर अली इमाम के नेतृत्व में 1930 में स्वदेशी संघ की स्थापना कहाँ की गई? बता दें आपको, छपरा में जो नंगा हड़ताल हुआ वो इसी के प्रभाव से हुआ था। बता दें आपको, अगला क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है। छपरा में जो
नंगा हड़ताल हुआ गुरु। मैं बता दूं कि सर अली इमाम ने पटना में बनाया था स्वदेशी संघ। स्वदेशी संघ इसी का नारा था कि भारत के कोई भी लोग विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर अली इमाम ने स्वदेशी संघ बनाया और कहा कि भारत का आज के बाद कोई भी व्यक्ति क्या बनाएगा, कोई भी व्यक्ति भारत का आज के बाद विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी के प्रभाव में आकर छपरा के जेल में लोग नंगा हड़ताल किए थे राम गोविंद सिंह के नेतृत्व में। सर अली इमाम ने पटना में क्या किया, स्वदेशी संघ बनाया। क्वेश्चन, स्वदेशी संघ कब बना, 1930 में। किसने बनाया, सर अली इमाम। कहां बनाया, पटना में। नालंदा विश्वविद्यालय का उत्खनन, लो नया प्रश्न आ गया। नालंदा विश्वविद्यालय जिसका निर्माण किसने किया था गुरु, चलो भैया मैं कह रहा हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था गुप्त वंश के राजा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के राजा किसने किया था, कुमार गुप्त ने किया था। और कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया वह नालंदा विश्वविद्यालय और नालंदा शहर के बारे में पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया था। नालंदा नाम का एक जगह है भैया, नालंदा नाम का एक जगह है राजगीर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। इस नालंदा नाम के जगह के बारे में पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया था, लेकिन उसकी खुदाई शुरू कब हुआ, 1916 में। 1916 में नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई शुरू हो गई। नोट कर लीजिए गुरु, मैं बता दूं आपको कि नालंदा विश्वविद्यालय के खुदाई के 100 साल पूरे हो गए 2016 में। 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय के खुदाई के 100 साल पूरे हो गए। और मैं बता दूं कि 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में शामिल किया गया। उसके उत्खनन के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 1916 में नालंदा विश्वविद्यालय खोद के निकाला गया था बाहर। उसी साल 1916 में नालंदा विश्वविद्यालय खोदा गया। अब बड़ा विश्वविद्यालय का मतलब खोज हुआ और इसी के 100 साल पूरे हो गए 2016 में। इसी उपलक्ष्य में नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अभी तक पूरे भारत में 44 ऐसे स्थान हैं, 44 स्थान हैं जिसे यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है। 44, नोट करिए, अभी तक भारत में कितने स्थान हैं जिसको यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया है, 44 स्थान। जिसमें से बिहार में कितने हैं, 2 हैं। 2002 में महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया, 2002 में महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया को शामिल किया गया। और 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय भी 2 ही है जिसको बिहार से यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल होने का गौरव मिला है। टोटल 44 स्थान हैं। इस साल 2025 में लखनऊ को, लिख लो, यूनेस्को के धरोहर सूची नहीं बल्कि रचनात्मक शहरों की सूची। कहीं नहीं गया था, आ गया गुरु। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो, कोई बफर नहीं, सब ठीक है। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। भैया नालंदा विश्वविद्यालय भाई लखनऊ को इस साल खान पान के मामले में रचनात्मक शहर में यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय। सेशन को लाइक कर दो, 1401 लोग जुड़े हो, सेशन को लाइक कर दो गुरु। आज बेहतरीन सवाल और बेहतरीन प्रश्नों को लेकर सुपर संडे मना रहे हैं। आज के सुपर संडे में आप सभी का दिल से स्वागत है। मेरे सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, मेरे प्यारे छात्र को और भारत और बिहार के भविष्य को, हम तो आपको भारत और बिहार के भविष्य मानते हैं क्योंकि आप ही आकर के अगले 50 साल इस भारत को, अगले 50 साल 60 साल बिहार को और भारत को सींचेंगे, वही आप लोग हैं। जैसे एक बार लाइक कर दो गुरु। अगले 50 साल में हम लोग सब कुछ बेहतर करेंगे बिहार के लिए। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुआ था। कब हुआ था गुरु? बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में बना। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किया। और वही स्वामी सहजानंद 1936 में पूरे देश के लिए किसान सभा बनाया। पूरे देश के लिए किसान सभा, उसका नाम था अखिल भारतीय किसान सभा।
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में, 1936 लखनऊ, नोट करो, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने ही किया। और बिहार प्रांतीय किसान सभा भी स्वामी सहजानंद ने किया। बिहार का पहला किसान आंदोलन स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में हुआ। बिहार का पहला किसान आंदोलन स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में हुआ दरभंगा महाराज के खिलाफ। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा महाराज के खिलाफ। कुछ लोग कह रहे हो सर आज संडे है, अब सोने का टाइम है, रोज तो आप मंडे टू सैटरडे पढ़ाई करते हैं, क्या सो जब बोला तो हूं, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल न हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम। भैया नींद चैन को त्याग दीजिए। भैया आपको पढ़ना है, लड़ना है, जानकारी हासिल करनी है, हर हाल में सेलेक्ट होना है। एडीओ एग्जाम हो या टीआरई हो या बिहार दरोगा, 2026 में आपके हाथ से रोजगार नहीं फिसलना चाहिए। हर वो बच्चा जो सीरियसली मुझे देख रहा है, हर इंसान की नौकरी होनी चाहिए। मुझे देख रहा है, किसी को भी देख रहा है गुरु, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। आप किसी भी चैनल को देखिए लेकिन सफलता लीजिए। हमारा कोई वो नहीं है कि आप हमारा 10 बच्चा भी देख रहा है, कोई मतलब नहीं। मैं एक सहयोगात्मक रूप से जो मेरे पास ज्ञान है मैं देने आया हूं। ये बस सेशन को लाइक कर दो। जित 1571 लोग हो, हमें 1571 लाइक चाहिए। लाइक कर दो गुरु, 1571 लाइक चाहिए। भैया बिहार प्रांतीय से बिहार में पहला किसान आंदोलन स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में 1919 में हुआ। 1919 में दरभंगा महाराज के खिलाफ, और 1523 में 1923 में श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व। क्या कोई दिक्कत है क्या? शाह मोहम्मद जुबैर नीचे आ जाइए। शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1923 में दरभंगा महाराज के खिलाफ क्या हुआ? किसान आंदोलन हुआ था। आगे आइए, बिहार प्रांतीय किसान सभा हो ही गया। कहीं बैठा हुआ क्या है, फिर यहां बैठ जाता है। आगे आइए, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? इसका उत्तर कोई गलती करेगा तो हम नहीं बख्शेंगे। मैनेजमेंट की टीम जरा देखिए कौन पहला उत्तर देता है, जल्दी से देखिए। मैनेजमेंट की टीम जल्दी फटाफट देखिए भैया, पहला उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए अच्छा किया, लाइक कर दिए, थैंक यू सो मच, आपको धन्यवाद। जल्दी बताइए कौन पहला उत्तर? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? जल्दी 1912, 1936, 2001, 2003। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? जल्दी बताओ। सबका उत्तर बी आ रहा है। पहला उत्तर कौन दिया देखिए तो जी, 1936। 1936 सही बात है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। 1912 में। अब बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 2001 में। लिखो 15 नवंबर 2001 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। और बंगाल से बिहार 23 मार्च 1936 1912 को अलग हुआ। बिहार से बंगाल से बिहार 23 मार्च 1912 को अलग हुआ। इसीलिए 22 मार्च को, सॉरी गलती बोल दिया, 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। इसीलिए 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं गुरु? बिहार दिवस। नोट कीजिए, 22 मार्च 1936 को हम बिहार दिवस, सॉरी 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। 15 नवंबर 2001 को, सॉरी 2001 नहीं भाई, 2000 गलती बोल दिया था। 15 नवंबर 2001 कैसे बोला जाता है? 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। ऐसे 2000 में 3 राज्य अलग हुए। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। नोट करिए, स्लिप ऑफ टंग था, गलती से बोला गया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। 9 नवंबर 2000 को भैया उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। और लिखो और कितना नवंबर? और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। चलो बस सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक करो दबा के गुरु, सेशन को लाइक कर दो। आज का सेशन सुपर संडे, लोग मनाए संडे, खाए अंडे, पूरे करें नींद, पर हमें तो जागना है। हमें खाना है प्रश्नों का अंडा, प्रश्नों का आमलेट, प्रश्नों का चिकन, प्रश्नों का मटन, प्रश्नों का सेवई, प्रश्नों की पूड़ी, प्रश्नों की पनीर खानी है गुरु। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। और बंगाल से बिहार
22 मार्च 1912 को अलग हुआ, इसीलिए 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? देखिए भैया, बैरोमीटर से क्या मापते हैं मैं बताऊं आपको। बैरोमीटर का पारा यदि ऊपर तक चला जाए, बैरोमीटर का पारा ऊपर चला जाए, इसका मतलब एयर प्रेशर काफी है, काफी ज्यादा है, हवा का दबाव है। अब भैया हवा का दबाव यहां ज्यादा है तो हवा यहां पर आएगी नहीं। हवा का दबाव जहां ज्यादा होगा वहां हवा आएगी नहीं, बल्कि वहां से हवा बाहर जाएगी। हवा बाहर जाएगी तो आसमान साफ रहेगा और नीला आसमान, सुनहरा मौसम, बिना आंधी तूफान वाला मौसम। लेकिन अगर बैरोमीटर का दाब नीचे चला गया, बैरोमीटर का पारा नीचे चला गया, तब क्या होगा? नीचे चला गया मतलब यहां पर हवा का दबाव नहीं है, हवा खत्म। इसका मतलब अगल बगल से हवा भरने के लिए यहां आएगा। हवा आएगी तो आंधी आएगा, बादल भी आएंगे, बारिश भी होगी, मौसम खराब हो जाएगा। यानी बैरोमीटर का पारा ऊपर रहे तो मौसम साफ का सूचना देता है, और बैरोमीटर का पारा एकदम गिर जाए तो आंधी तूफान और वर्षा की सूचना देता है, मौसम खराब। तो दबाव मापते हैं, बैरोमीटर से क्या मापते हैं? दाब। भैया बैरोमीटर का पारा ऊपर चला जाए मतलब यहाँ हवा ज्यादा है, दबाव ज्यादा है, यहां से हवा बाहर जाएगा। हवा बाहर जाएगा तो बादल को भी लेके जाएगा, हवा बाहर जाएगा तो आसमान नीला होगा, मौसम साफ होगा, सुनहरा होगा, मजा आएगा जीने में। लेकिन जैसे ही बैरोमीटर का पारा गिरेगा मतलब हवा गायब, अगल बगल से हवा भरने के लिए आएगी तो तूफान लाएगी, बादल लाएगी, बारिश कराएगी, तो आंधी तूफान। क्वेश्चन आता है जब बैरोमीटर का पारा गिर जाए तो किसकी सूचना देता है? आंधी और तूफान की सूचना देता है। तो दबाव मापता है बैरोमीटर। आगे आ जाओ गुरु, 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? भैया किसी का वाट लगाए हो? भैया वाट लगाते हैं शक्ति से, पावर से क्या लगता है? किसी का वाट लगाना हो तो तुम्हारे पास शक्ति होना चाहिए। जिसके पास शक्ति नहीं वो क्या दूसरों की वाट लगाएगा? नहीं तो तुम्हारा वाट लगा देंगे। तो वाट माने शक्ति, शक्ति का मात्रक है वाट, शक्ति का मात्रक है वाट, और कार्य और ऊर्जा का मात्रक है जूल, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है जूल, बल का मात्रक है न्यूटन, बल का मात्रक है न्यूटन, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक है एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक है कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल। नोट करिए गुरु, और मैं बता दूं न्यूटन बल का मात्रक, कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल, और शक्ति का मात्रक वाट। और कितना वाट में, जल्दी बताओ गुरु, कितना वाट? 746 वाट में 1 हॉर्स पावर। मशीन की शक्ति हम हॉर्स पावर में मापते हैं, सुना है ना? कितना हॉर्स पावर का मशीन है, कितना एचपी का मशीन है, सुनते हैं ना आप लोग? ये जनरेटर कितना एचपी का है? भैया मशीन की ताकत हम लोग हॉर्स पावर में मापते हैं। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। भैया लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक कैंडेला, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक एम्पियर, भैया विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, भैया रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, डायोप्टर में मापते हैं लेंस की क्षमता। भैया ये सब याद रहेगा ना? उसी तरह से ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं डॉब्सन में। ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत जो हमें सूरज से आने वाली पाराबैंगनी किरणों से बचाती है, उसको मापते हैं डॉब्सन में। डॉब्सन में मापते हैं ओजोन परत की मोटाई। और दबाव को मापते हैं किसमें? बताओ, दबाव को पास्कल में मापते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट। इतना सारा जान जाओ। निश्चित दिशा में सीधी रेखा में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? एक दूरी है, मान लो प्लेस ए है और प्लेस बी है। एक आदमी को प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना है तो उसका 2 रूट है। एक रूट है ये वाला, घूम के भी जा सकता है, और एक रूट है सीधा। तो भैया जब सीधा रूट से हम पहुंचेंगे ए से बी तक बिना कोई डायरेक्शन चेंज किए, सीधा चले, कहीं नहीं मुड़े, तो उसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन। तो उसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बोलते हैं। लेकिन बार बार हम लोग डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अभी इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, तो इसको बोलते हैं दूरी। यानी जब हम लोग अलग अलग दिशा में चलते हुए पहुंचेंगे तो उसको बोलेंगे डिस्टेंस, उसको बोलेंगे डिस्टेंस। और जब एक ही दिशा में चल के दूरी तय करेंगे तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। नोट कर लीजिए,
जब एक दिशा में तय किया जाए, दिशा को न बदला जाए, तो उसको बोलते हैं विस्थापन। और जब दिशा बदल बदल के पहुंचेंगे तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझे? जब निश्चित दिशा में जाएं तो विस्थापन, और दिशा बदल के जाएं तो दूरी। इसीलिए दिशा बदल जा रहा है तो उसको दूरी बोलेंगे। इसीलिए दूरी अदिश राशि है। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, लेकिन विस्थापन वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन क्या है गुरु? डिस्प्लेसमेंट क्या है गुरु? तो भैया वेक्टर है, सदिश राशि। विस्थापन का दूरी निश्चित है, डिस्टेंस, सॉरी विस्थापन का दूरी नहीं बोलिए, विस्थापन का जो डायरेक्शन है वो निश्चित है, दिशा निश्चित है, इसीलिए सदिश राशि है। लेकिन दूरी का दिशा निश्चित नहीं है, इसीलिए वो अदिश राशि है। नोट कर लीजिए। एक बात और बताएं, लंबी दूरी को दूरी कहते हैं, और छोटी दूरी को, ज्यादा घूम के जाएंगे तो दूर लंबा ना हो जाएगा, लंबी लंबाई को दूरी कहते हैं, और छोटी लंबाई को विस्थापन कहते हैं। सवाल छूटेगा कहां से? कौन भाई आंसर नहीं दिए क्या? आंसर नहीं दिए थे, विस्थापन आंसर होगा। आगे आइए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। 1631 लोग जुड़े हो, अब बताओ लाइक नहीं हो रहा है भैया। 1464 लाइक, आज लाइक पीछे चल रहा है। लाइक कर दीजिए, मजा आ रहा है ना? सवाल छूटेगा। बताओ कितना बढ़िया फिजिक्स और कितना बढ़िया दबाव का परिभाषा हमने दिया है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? भैया जल में घुलनशील विटामिन बी भी है, सी भी है, दोनों है। लेकिन वसा में घुलनशील भी पूछता है। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन पूछा जाता है, घुलनशील विटामिन पूछा जाता है। आंसर होगा एडेक, ADEK। भैया अडेक याद कर लो। BC जल में घुलनशील, अडेक वसा में घुलनशील, ADEK वसा में घुलनशील, BC जल में घुलनशील। विटामिन ए को रोग प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए को रोग प्रतिरक्षी यानी कि डिजीज रेजिस्टेंस विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए का नाम है, वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होता है और जेरोप्थेल्मिया बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से हड्डी कमजोर होता है। विटामिन डी सूरज के प्रकाश से भी मिलता है। विटामिन ई की कमी से भैया क्या होता है? विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से होता है जनन क्षमता में ह्रास, प्रजनन क्षमता में ह्रास, और बाल झड़ने लगता है। बाल झड़ने लगे और प्रजनन क्षमता कम होने लगे, कारण क्या है? विटामिन ई। विटामिन के की कमी से ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होता। एक बार हाथ कट गया तो खूने बंद नहीं हो रहा है, इसका मतलब विटामिन के की कमी है। विटामिन के होता तो ब्लड क्लॉट हो जाता, हाथ रखते ही जम जाता, अब खून बहना बंद हो जाता। चलिए, वैसे खून बहना बंद ना होने के कई कारण हो सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा? आपको पता है फिजिक्स में द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। फिजिक्स में द्रव्यमान और भार अलग अलग होता है। भार का मतलब कोई वस्तु पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसी बल को भार कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहते हैं, और द्रव्यमान मतलब जो आपका मास है। गुरु ऐसा थोड़ा ना है कि चंद्रमा पर चल जाएंगे तो हमारे हड्डी और मांस कट के निकल जाएगा। हम जितना धरती पर रहेंगे उतने किलो के हम चांद पे भी रहेंगे, भार कमेगा। भार का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कमेगा। यदि पूछते कि वस्तु का भार इतना है तो चंद्रमा पर कितना भार होता, तो आपको पता है ना, 6 गुना कम। धरती के तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान 6 गुना कम होता है। क्लियर है? तो ये भार नहीं पूछ रहा हूं, चूंकि द्रव्यमान पूछ रहा हूं, तो जितना द्रव्यमान उसका धरती पर होगा उतना ही द्रव्यमान चांद पर भी होगा। लेकिन अगर भार पूछते कि धरती पर किसी व्यक्ति का भार 100 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होता, तो 100/6 न्यूटन। अगर भार पूछते तब 6 गुना कम आंसर लगाते, लेकिन चूंकि द्रव्यमान पूछ रहा है तो द्रव्यमान चाहे ब्रह्मांड में कहीं चले जाइए, आपके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा। आगे आ जाइए, इनमें से कौन मूल मात्रक है? आपको पता है ना, कुल मिला के 7 मूल मात्रक है। पूछा जाए कितने फंडामेंटल यूनिट हैं? यूनिट एंड डायमेंशन, ये फिजिक्स का बेसिक चैप्टर है। फिजिक्स का बेसिक चैप्टर है, उसी में पूछा जाता है बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक कौन कौन से हैं? तो 7 हैं। कौन कौन गुरु? एम्पियर विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक एम्पियर, कैंडिला लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा
पदार्थ की मात्रा, इसका है भैया पदार्थ की मात्रा का है मोल। लंबाई के लिए मीटर, भैया टाइम के लिए सेकेंड, और दूरी के लिए लंबाई तो ही गया, तब टाइम के लिए सेकेंड, और द्रव्यमान यानी मास के लिए, द्रव्यमान के लिए केजी। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? 3 ही हो गया, 3 6 हो गया ना जी। एक और बच गया तापमान के लिए केल्विन लिख लो भैया, यही 7 हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, भैया बस इन्हीं को बोलते हैं मूल मात्रक। यही 7 है मूल मात्रक, रट लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, लंबाई के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और तापमान के लिए केल्विन। यही 7 है मूल मात्रक, इसको रट जाइए। द्रव्यमान के लिए केजी, तापमान के लिए केल्विन, टाइम के लिए सेकेंड, लंबाई के लिए मीटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। न्यूटन जो है वो व्युत्पन्न मात्रक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, न्यूटन मूल मात्रक में नहीं आता, डिराइव है ये। आगे आइए, एल नीनो जल, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो गुरु। आगे बढ़ते हैं, एल नीनो जलधारा कहां चलते हैं? सेशन को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बता दें कि एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो हर साल नहीं चलती। कभी कभी जब प्रशांत महासागर गर्म होने लगता है उस साल एल नीनो जलधारा चलती है। एल नीनो जलधारा दक्षिण प्रशांत महासागर की जलधारा है। एल नीनो जलधारा दक्षिण प्रशांत महासागर में चलती है, पेरू और चिली के तट से चलती है। ये बहुत ही ज्यादा गर्म जलधारा है। जब ये चलती है तो पेरू और चिली में अच्छी वर्षा होती है, लेकिन भारत और एशिया महादेश में सूखा पड़ जाता है। भारत में वर्षा उस साल नहीं होती जिस साल एल नीनो प्रभाव में होता है। इतनी गर्म है वो कि ये पेरू और चिली के तट से जब चलती है तो पेरू चिली को गर्म कर देती है, वहां लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है और बहुत अच्छी बारिश होती है। पेरू चिली के अटाकामा मरुस्थल में उस साल हरा भरा जैसा मौसम होता है। जिस साल एल नीनो का प्रभाव होता है दक्षिण अमेरिका में पेरू चिली में अच्छी वर्षा होती है, लेकिन एशिया महादेश में भारत में उस साल सूखा पड़ जाता है। तो नोट कर लीजिए गुरु, कहां चलती है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। और एल नीनो का भारत के मानसून पर निगेटिव इफेक्ट है, मतलब खराब प्रभाव है, लेकिन चिली और पेरू में उस साल अच्छी वर्षा होती है। किस वायुमंडल के कारण रेडियो पर हम लाइव प्रोग्राम देखते हैं? रेडियो और टेलीविजन पर लाइव प्रोग्राम देखने का काम हम करते हैं किस मंडल के कारण? बस सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका उत्तर जो देगा उसे मिलेगा गिफ्ट। जल्दी बताओ कौन इसका उत्तर देगा? जल्दी भैया, जल्दी फटाफट आंसर करिए इसका, जल्दी सभी का उत्तर आना चाहिए। 1698 लोग हैं, फटाफट इसका उत्तर दोगे मतलब आप स्मार्ट काम कर रहे हो गुरु। भैया टीवी पर लाइव प्रोग्राम और टेलीविजन पर लाइव प्रोग्राम हम देखते हैं, सुनते हैं, कैसे? कौन से मंडल के कारण? तो लिख लो भैया, आयन मंडल। आपको पता है धरती का जो वायुमंडल है उसे हम ऊंचाई के अनुसार कुछ भागों में बांटते हैं। ऊंचाई के अनुसार बांटते हैं कुछ भागों में। पहला जो है 18 किलोमीटर तक, दूसरा जो है वो 50 किलोमीटर तक, और तीसरा जो है वो 80 किलोमीटर तक, और चौथा जो है 640 किलोमीटर तक, और उसके ऊपर यही बांटते हैं हम लोग। तो 18 किलोमीटर धरती पर से लेकर 18 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है उसी को बोलते हैं क्षोभ मंडल। आज के बाद मत घबराना, जहां तुम खड़े हो यहां से चलते जाओ 18 किलोमीटर ऊपर, वहां तक मिलेगा क्षोभ मंडल। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर अंग्रेजी वाले, बिल्कुल मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं भैया। क्षोभ मंडल के बाद दूसरा जो मंडल है वह है समताप मंडल। समताप मंडल इसी को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर नोट करिए। इसी के बीच में एक मंडल पाया जाता है जिसका नाम है गुरु, जिसका नाम है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल किसमें पाया जाता है? ओजोन मंडल जो हमें, जिसको हम लोग जीवन रक्षक परत, ओजोनोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर को हम लोग जीवन रक्षक परत कहते हैं।
पूछा जाए ओजोन मंडल किस मंडल में है, तो भैया ये समताप मंडल में। ओजोन मंडल कहाँ है, तो समताप मंडल में। ओजोन मंडल हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। उसके बाद है मध्य मंडल, उसके बाद है गुरु मध्य मंडल यानी मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर नोट कर लीजिए, पूरे वायुमंडल का सबसे कम तापमान यही मिलता है। पूरे वायुमंडल का सबसे कम तापमान लगभग 90 डिग्री सेल्सियस पूरे वायुमंडल में। लिख लीजिए सबसे कम तापमान मध्य मंडल में। भैया एक चीज और लिख लो, भैया पूछा जाए कि ये वायुयान यानी एरोप्लेन, जेट प्लेन, रॉकेट कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में। लिखो वायुयान, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो समताप मंडल में। और जितनी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं हैं, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, मौसम खराब होना, सब क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के ऊपर जाओगे तो किसी भी प्रकार का प्राकृतिक घटनाएं नहीं घटती है। सभी प्रकार की प्राकृतिक घटना, बादल गरजना, बारिश होना, आंधी आना, तूफान आना, बादल बनना, चक्रवात बनना, सब किसमें होता है, क्षोभ मंडल में। नोट कर लीजिए भाई, वायुयान कहाँ उड़ता है, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, समताप मंडल में। ओजोन मंडल कहाँ है, समताप मंडल में। और ओजोन मंडल समताप मंडल में है। और समताप मंडल में एक विशेष प्रकार का बादल बनता है जिसका नाम है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। लिखो समताप मंडल में एक विशेष प्रकार का बादल बनता है जिसका नाम है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। नोट कर लीजिए, मध्य मंडल में वायुमंडल का सबसे कम तापमान मिलता है। और यहां भी एक बादल बनता है, उसका नाम है नॉक्टिलूसेंट क्लाउड। नॉटी नहीं, नॉक्टिलूसेंट क्लाउड। नॉक्टिलूसेंट क्लाउड कहां बनता है, मध्य मंडल में। और भैया किस मंडल से, भैया रेडियो तरंगे टकरा के वापस आती हैं और हमें लाइव प्रोग्राम देखने को मिलता है। आयन मंडल जो प्रश्न पूछा हूं, और उसके बाद इसको बोलते हैं आयन मंडल। यह है आयन मंडल, यही से रेडियो तरंगे आती हैं। इसके बाहर में है बाहरी मंडल। बाहरी मंडल यहीं पर सैटेलाइट छोड़ते हैं, यहीं पर उपग्रह को छोड़ा जाता है। सैटेलाइट को कहां लॉन्च करते हैं, ध्रुवीय उपग्रह को कहां लॉन्च करते हैं, तो बाहरी मंडल में। बाह्य मंडल में 640 किलोमीटर के बाद कौन सा मंडल है, तो बाहरी मंडल। इतना बात याद रखो। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहां बनता है, समताप मंडल में। नॉक्टिलूसेंट बादल कहां बनता है, तो मध्य मंडल में। सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं कहां घटती हैं, क्षोभ मंडल में। इसके अलावा भैया जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाते, भी नोट कर लीजिए। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटने लगता है। इसी को बोलते हैं भैया सामान्य ताप पतन दर। भैया ओजोनोस्फीयर कहां पर है, समताप मंडल में। ओजोन मंडल को हम जीवन रक्षक परत कहते हैं क्योंकि वो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत में पहली बार छिद्र 1985 में देखा गया। कहां देखा गया, अंटार्कटिका में, दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिण ध्रुव पर अंटार्कटिका में पहली बार 1985 में ओजोन परत में क्या देखा गया, कटाव देखा गया। सब हो गया। मध्य मंडल में पूरे वायुमंडल का सबसे कम तापमान मिलता है और यहाँ नॉक्टिलूसेंट बादल बनता है। आयन मंडल से रेडियो तरंगे वापस आती हैं और बाहरी मंडल में उपग्रह छोड़ते हैं। सवाल नहीं छूटेगा, टोर्नेडो नामक बवंडर, टोर्नेडो नामक चक्रवात कहाँ आता है, तो टोर्नेडो और हरिकेन ये दोनों आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। टोर्नेडो भी और हरिकेन भी। टोर्नेडो और हरिकेन ये दो चक्रवात कहाँ आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर जापान में आता है, जापान और चीन में, जापान और चीन में आता है, दोनों में आता है टाइफून। जापान और चीन में आता है टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में आता है बिली, ऑस्ट्रेलिया में आता है विली, और फिलीपींस में आता है बेंजियो। नट रट लो गुरु इसको। टोर्नेडो और हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में। टोर्नेडो और हरिकेन, रटो मेरे साथ, रटो गुरु। टोर्नेडो और हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून जापान और चीन में, टाइफून जापान और चीन में। बिली ऑस्ट्रेलिया में, बेंजियो फिलीपींस में। रट्टा मार लो, बेंजियो फिलीपींस में, बिली ऑस्ट्रेलिया में। रट लो, टाइफून जापान और चीन में, टोर्नेडो और हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में। आज चक्रवात कहां बोलते हैं भारत में, चक्रवात कहां बोलते हैं गुरु भारत में। एक बार सेशन को लाइक कर दो। सुपर संडे में हम सभी पूरी टीम टोटल सिलेक्शन लाइव का आपको स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। गुरु आप मेरे देश के और बिहार के भविष्य हैं।
एकदम याद रखिए इस बात को, इस लिहाज से आपको पढ़ना है कि हमें नौकरी में आकर बिहार को बदलना है। विश्व की सबसे ऊंची झील टीटीकाका कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची झील टीटीकाका इनमें से कहाँ स्थित है गुरु? तो भैया बताओ, दुनिया की सबसे ऊंची झील टीटीकाका दक्षिण अमेरिका में पेरू एक देश है, पेरू और चिली के सीमा पर है। पेरू और चिली के सीमा पर, पेरू और चिली के बॉर्डर, पेरू और चिली नहीं भैया, गलती बोल दिया, पेरू और बोलीविया, पेरू और बोलीविया के सीमा पर, पेरू और बोलीविया नोट कर लो। बोलीविया की राजधानी लापाज और पेरू की राजधानी लीमा, पेरू की राजधानी लीमा, बोलीविया की राजधानी लापाज। पेरू और बोलीविया के सीमा पर दक्षिण अमेरिका में टीटीकाका झील है, यह विश्व की सबसे ऊंची झील है। अब पेरू और चिली के सीमा पर अटाकामा मरुस्थल है, भी लिख लीजिए। पेरू और चिली के सीमा पर अटाकामा मरुस्थल है, जहां दुनिया में सबसे कम वर्षा होती है। पूरे विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान अटाकामा मरुस्थल है, जो कहाँ है गुरु? पेरू और चिली के सीमा पर है। और पेरू और बोलीविया के सीमा पर दुनिया की सबसे ऊंची झील है टीटीकाका। दुनिया की सबसे गहरी झील, दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो रूस में है। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। और दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। और दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कैस्पियन सागर। और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। दुनिया में सबसे अधिक नमक वाली झील तुर्की का वॉन झील। तुर्की का वॉन झील सबसे अधिक नमक किसी में है? सबसे अधिक नमक वाली झील तुर्की का वॉन झील। तुर्की का वॉन झील सबसे अधिक नमक वाली झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। सबसे ऊंची झील टीटीकाका पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। याद हो गया? अरे याद हो गया। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी चिल्का झील। और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील। चलो गुरु आगे आते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका का मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण अफ्रीका मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालाहारी मरुस्थल है। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना, ये तीन देश में फैला हुआ है डेजर्ट। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना, ये तीन कंट्री में एक मरुस्थल फैला है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल। दक्षिण अफ्रीका मूल रूप से सोना और हीरा, गोल्ड और डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारी मात्रा में सोना मिलता है, भारी मात्रा में हीरा मिलता है। सेशन से जुड़ गए गुरु। आज कम चल रहा है लाइक जो है ना, आज जितने लोग देख रहे हैं, पहले उससे ज्यादा हो जाता था लाइक। आज पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि जितने लोग देख रहे हैं उससे कम लाइक है। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। मजा आ रहा है ना? मजा आएगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया नोट कर लीजिए। दक्षिण अफ्रीका सोना और हीरा के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना, लिखो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है। आगे आओ। बुशमैन जनजाति इनमें से किस मरुस्थल में निवास करता है? मैं बता दूं, दुनिया में जितने भी मरुस्थल हैं उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला डेजर्ट थार मरुस्थल। लिखो, दुनिया में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला जो मरुस्थल है उसका नाम है थार। भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ, भारत पाकिस्तान में फैला हुआ थार मरुस्थल में सबसे अधिक पॉपुलेशन है। नोट कर लीजिएगा। दुनिया का सबसे गर्म और सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। दुनिया में सबसे कम वर्षा वाला मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल, पेरू और चिली के सीमा पर। पेरू और चिली के सीमा पर दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे कम वर्षा वाला मरुस्थल है। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा। अब बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में। बहुत फेमस क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। और सहारा मरुस्थल में एक जगह है अल-जिजिया। सहारा मरुस्थल में लीबिया में, लीबिया देश है, वहां एक जगह है अल-जिजिया जो दुनिया का सबसे गर्म स्थान है। लीबिया का अल-जिजिया सहारा मरुस्थल में है। ये दुनिया का सबसे गर्म स्थान है। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क, ये रूस के साइबेरिया में है। रूस के साइबेरिया में दुनिया का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क है। भारत का सबसे गर्म स्थान चूरू है थार मरुस्थल में। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है, द्रास है जो लद्दाख में है।
भैया भारत का सबसे गर्म स्थान चूरू, ठंडा स्थान द्रास, दुनिया का सबसे गर्म स्थान अल्जीजिया और दुनिया का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क रूस के साइबेरिया में। याद रखिएगा। कालाहारी मरुस्थल में है बुशमन जनजाति, और कालाहारी मरुस्थल अभी बताया हूं कहां कहां है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया में। रटना है गुरु। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम किस हिल स्टेशन पे बना हुआ है? दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम किस हिल स्टेशन पे बना है? एक बार सेशन को लाइक कर दो। इसका उत्तर जो दोगे हम जानेंगे तुम्हें क्रिकेट से बहुत प्रेम है। और बिहार के अभी कौन कौन से लोग गए हैं? वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, साकिब उल हसन, इस सबका नाम सुने हो ना। बिहार के इन क्रिकेटर का नाम याद रखो। साकिब उल हसन सबसे तेज शतक मारने वाला व्यक्ति बन गया। इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी शेर की तरह खेलता है। ईशान किशन बहुत पहले दोहरा शतक, सबसे तेज दोहरा शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगा दिया। समझ रहे बात? दुनिया के क्रिकेट से प्रेमी, इसका उत्तर दो। देखते हैं कौन क्रिकेट से प्यार करता है। प्यार करते हो तो उत्तर दो गुरु। भैया धर्मशाला में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। ये वही धर्मशाला है जहां दलाई लामा का निवास स्थान भी है। दलाई लामा तिब्बत में रहते थे, लेकिन चीन के डर से वो भारत में निवास करते हैं। भारत के धर्मशाला में दलाई लामा का निवास स्थान भी है। और शिमला कहां पर है? ये गुरु है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कई हिल स्टेशन हैं, जिसमें शिमला, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे हिल स्टेशन है, धर्मशाला भी है। शिमला, सोलन, मंडी, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, कसौल, चंबा, ये सब हिल स्टेशन के नाम बता रहा था। हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन के नाम शिमला, सोलन, मंडी, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, चंबा। नोट करिए, चंबा में एक जगह है खजियार। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक प्लेस है खजियार, उसी को बोलते हैं मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। भारत का छोटा स्विट्जरलैंड, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड चंबा का खजियार को बोलते हैं। चंबा के खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भैया शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला के कुफरी में है। नोट कर लीजिएगा। अगर श्रीनगर या गुलमर्ग, ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। बाकी शिमला तो बता ही दिए। आगे आ जाओ। ताता पानी कहाँ है? ताता पानी माने, ताता माने तातल और पानी माने पानी। तातल पानी, खाली छोटा छोटा कुंड देखिएगा और नीचे से गर्म पानी आ रहा है। ये हिमाचल प्रदेश में है, पता है आपको? ताता पानी एक जगह है जहां से हमारी कंगना रनावत चुनाव जीती है। कंगना रनावत हमारी फेमस एक्ट्रेस है फिल्म इंडस्ट्री की, जिन्होंने बहुत फेमस झांसी की रानी पर एक फिल्म बनाया था जिसका नाम था मणिकर्णिका। ठीक है ना, मणिकर्णिका एक मूवी आई थी ना। कंगना रनावत वहीं से सांसद है। मंडी में है ताता पानी। मैं गया हूं एक बार, इसलिए बता रहा हूं। छोटे छोटे कुंड हैं जहां पर आप आराम से सो करके नहाइए। गर्म पानी के चश्मे हैं भाई हिमाचल प्रदेश में। छत्तीसगढ़ का बैलाडीला, छत्तीसगढ़ का मैप देखोगे ना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। यही हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में प्लेस बनाओ, छत्तीसगढ़ में जगह बनाओ। मैं जो जगह बना रहा हूं भैया, इस जगह का नाम है बैलाडीला। छत्तीसगढ़ में इस जगह का इतना बेहतरीन भूगोल आप नहीं पढ़ेंगे। बैलाडीला। इसके बाद गुरु है, इसके बाद धल्ली राजहर्रा, धल्ली राजहर्रा। और इसके बाद जो है इसका नाम है भिलाई। इसका नाम है गुरु बिलाई नहीं, भिलाई। और इसका नाम है गुरु बस्तर। इसका नाम है बस्तर। नोट करो। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है गुरु? रायपुर। छत्तीसगढ़ में है भिलाई, जहां रूस की मदद से क्या लगाया गया? रूस के मदद से सेकेंड 5 ईयर प्लान में, 5 ईयर प्लान, FYP का मतलब पंचवर्षीय योजना। सेकेंड 5 ईयर प्लान में यहां क्या लगाया गया? लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग लगाया गया। भिलाई में क्या है? लोहा इस्पात उद्योग है। आयरन स्टील इंडस्ट्री है गुरु। और भिलाई में लोहा इस्पात उद्योग कब लगाया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, रूस के मदद से। धल्ली राजहरा में हेमेटाइट लोहा मिलता है। हेमेटाइट लोहा मिलता है। बैलाडीला में भी हेमेटाइट लोहा मिलता है। हेमेटाइट लोहा मिलता है।
और बस्तर में भारी मात्रा में टीन मिलता है। भैया छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जहां 99.99% टीन मिलता है। भारत में सबसे अधिक टीन, सबसे अधिक क्या कहोगे, पूरा का पूरा टीन अकेले छत्तीसगढ़ में मिलता है। 99.99% टीन अकेले छत्तीसगढ़ में मिलता है। बस्तर में टीन के मामले में छत्तीसगढ़ का मोनोपोली है, अकेले छत्तीसगढ़ में ही टीन मिलता है। ये बात को याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, कई बार एग्जाम में आया है। और भिलाई में लोहा इस्पात उद्योग, धल्ली रजहर्रा भी छत्तीसगढ़ में है, यहाँ लोहा मिलता है। कैसा लोहा? हेमेटाइट लोहा। बैलाडीला में भी क्या मिलता है? हेमेटाइट लोहा। तो छत्तीसगढ़ का ये मैप स्क्रीनशॉट ले लो गुरु। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 को। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट चुका हूं, आगे आओ। केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान, लाह देखे हो ना, रेड कलर का छड़ी होता है जिसको पिघला पिघला के सील करने में काम आता है। कपड़ा से बांध के जो पार्सल भेजते हैं या कोई चीज पैक करते हैं उस पर क्या लगाते हैं? सील लगाते हैं। और सील किसका बना होता है? लाह का। तो लाह का पेड़ होता है गुरु। तो लाह का अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसके मदद से? बंगाल के दुर्गापुर में लोहा इस्पात उद्योग लगा था। मैंने कहा ना कि पहली पंचवर्षीय योजना कृषि को फोकस था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को फोकस किया गया था, भारी उद्योग को। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल। कुल कितने पंचवर्षीय योजना बने हैं अभी तक? 12। कुल कितने पंचवर्षीय योजना बने हैं? 12। पंचवर्षीय योजना बनाता कौन था? योजना आयोग। और उसका अनुमोदन कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को कब समाप्त किया गया? 1 जनवरी 2015 को। और क्या बनाया गया? नीति आयोग। इसको भी रट लीजिएगा। तो भैया ये बनाया गया था ब्रिटेन के मदद से। ब्रिटेन के मदद से बंगाल के दुर्गापुर में सेकेंड 5 ईयर प्लान में 3 लोहा इस्पात उद्योग लगे। पहला लोहा इस्पात उद्योग बंगाल के दुर्गापुर में ब्रिटेन के मदद से, दूसरा लोहा इस्पात उद्योग उड़ीसा के राउरकेला में जर्मनी के मदद से, और तीसरा लोहा इस्पात उद्योग भिलाई में रूस के मदद से। थोड़ी देर पहले बताया हूं, यही 3 लोहा इस्पात उद्योग सेकेंड 5 ईयर प्लान में लगा था। नोट कर लीजिए भैया, 5 ईयर प्लान बनाता कौन था? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। और उसका अनुमोदन कौन करता था? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता था राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना था? भैया 6 अगस्त 1952 को। ये दोनों का डेट याद रखो। इन दोनों को समाप्त कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर दिया गया। उसी दिन नीति आयोग बनाया गया। आगे आइए, सबसे अधिक मछलियां कहां पकड़ी जाती हैं? महासागर के अंदर, नदी में नहीं पूछ रहा है, महासागर में सबसे अधिक मछली कहां पकड़ी जाए? बस सेशन को लाइक कर दो गुरु। तुम लोग लाइक नहीं करते हो सेशन को। इतना बेहतरीन सेशन, इतनी नई जानकारी, इतनी अच्छी जानकारी कहीं मिलेगा जी? और बता दे रहा हूं, इसी टाइप से क्वेश्चन लाता रहूंगा, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, गारंटी लेता हूं गुरु। सबसे अधिक मछलियां महासागरीय मग्न तट। सागर के बाद, सागर में जब जाते हो तुम किनारे तो उसको क्या बोलते हैं? बीच। अरे बीच पे सोया हुआ था, सन बात ले रहा था। अरे बीच जाए, महासागर के किनारे क्या होता है? ओशन के किनारे, समुद्र के किनारे बीच होता है। समुद्र जहां बालू बालू दिखाई देता है, लोग पड़े रहते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, भैया छाता के नीचे बैठे रहते हैं, कूद के नहाते हैं, उसको बीच कहते हैं। और कुछ दूर अंदर जाओगे ना, वहां नहा नहीं सकते, डूबने में पानी है। कुछ दूर अंदर जाओगे तो उसी को मग्न तट कहते हैं। तो सबसे ज्यादा मछली मग्न तट पे पकड़ते हैं। यानी समुद्र में घुसते ही क्या मिलेगा? बीच। तब क्या मिलेगा? मग्न तट। उसके बाद क्या मिलेगा? मग्न ढाल। उसके बाद मिलेगा मैदान, और मैदान के बीचों बीच मिलेगा कटक। याद रखिएगा, समुद्र का ये स्ट्रक्चर है, समुद्र का ये स्ट्रक्चर है। जब समुद्र में घुसोगे इसी को यहाँ क्या मिलेगा? बीच। उसके बाद क्या मिलेगा? मग्न तट। मग्न तट। उसके बाद क्या मिलेगा? मग्न ढाल। मग्न ढाल। सबसे ज्यादा मछली कहाँ पकड़ते हैं? सबसे ज्यादा मछली मग्न तट पे ही पकड़ते हैं। और मग्न ढाल, और फिर मिलेगा मैदान, फिर महासागरीय क्या मिलेगा?
मैदान, इसी के बीचों बीच मिलेगा क्या, इसी के बीचों बीच मिलेगा कटक, दीवार जैसी आकृति मिलेगा कटक, इसी में कहीं कहीं मिलेगा गहरा भाग जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंच, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंच, गर्त। महासागर का सबसे गहरा और संकीर्ण भाग को क्या बोलते हैं, गर्त कहते हैं। महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मैरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास। दुनिया का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास मैरियाना ट्रेंच या मेरीना ट्रेंच, उसी को चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। मेरीना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। 11,033 मीटर इसकी गहराई है, 11,033 मीटर, 5269 फैदम, 5269। महासागर की गहराई को मीटर में कम, फैदम में ज्यादा मापते हैं। महासागर की गहराई किसमें मापते हैं, फैदम में, रट लो। महासागर में 5269 फैदम सबसे गहरा ट्रेंच मैरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई 5269 फैदम है। और गुरु 5269, 69 5269 फैदम। और उसका दूसरा नाम क्या है, चैलेंजर गर्त। कहाँ है, फिलीपींस के पास, प्रशांत महासागर में। तो महासागर का सबसे गहरा भाग गर्त। अब विस्तृत जो चौड़ा है सबसे गहरा पार्ट में वो है मैदान, और मैदान के बीचों बीच जो दीवार होती है उसे कटक, और ढाल वाला पार्ट मग्न ढाल, उसके बाद मग्न तट, और सबसे किनारे जहां हम लोग नहाते वहाते हैं उसको बीच कहते हैं। यही महासागर है, नोट कर लीजिए। सबसे अधिक मछली कहाँ पकड़ते हैं, मग्न तट पर। सवाल छूटेगा कहां से, इतना बेहतरीन हो रहा है ये पूरा का पूरा भूगोल खोल के रख दिया गुरु। इतिहास तो क्या, भूगोल भी खुलेगा, पॉलिटी भी खुलेगा, हर विषय खोल के रखेंगे गुरु। आगे आइए, इकोनॉमिक्स से सवाल भी खुलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस पर्वतमाला का विस्तार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी पर्वतमाला है। मैं बता दूं एक बहुत अच्छी बात, आज के बाद आप लोग भूलिएगा मत, एक बड़ा शानदार चीज बताने जा रहा हूं, एक बहुत ही शानदार बात आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं गुरु, एकदम याद रखिएगा, टिके रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि ये शानदार बात हर दिन मेरे मुंह से नहीं निकलता। गुरु यहां से एक पहाड़ है जिसका, सॉरी, यहां पर एक पहाड़ है जिसका नाम है ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय। मैं पेन का कलर चेंज कर दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका है महान हिमालय, और महान हिमालय का विस्तार सिर्फ इंडिया में नहीं है, इसका विस्तार म्यांमार में भी है, बर्मा में भी है, और इसी का विस्तार पहले अंडमान निकोबार तक था। अंडमान निकोबार तक इसका विस्तार था पहले। गुरु मैं बता दूं, ये म्यांमार देश है, ये म्यांमार देश है जिसका पुराना नाम है बर्मा। बर्मा आई है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार है। पहले इस पहाड़ का विस्तार, भैया अंडमान निकोबार, पहले इस पहाड़ का ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय का विस्तार पहले कहां था, म्यांमार से लेते हुए पूरा अंडमान तक था, पर समुद्र की लहरों के द्वारा ये काट दिया गया। समुद्र की लहरों के द्वारा बीच का पहाड़ कट गया, अंडमान अलग हो गया। महान हिमालय का जो भाग कहाँ है, म्यांमार में, उसी को बोलते हैं आराकान योमा पर्वत। आराकान योमा पर्वत नोट कर लो गुरु। म्यांमार में महान हिमालय का, ग्रेटर हिमालय का जो हिस्सा म्यांमार में है उसी को बोलते हैं आराकान योमा। इस पर्वत का, महान हिमालय का विस्तार पहले म्यांमार में ही नहीं बल्कि अंडमान निकोबार तक था, लेकिन समुद्र की लहरों के द्वारा काट दिया गया तो अंडमान निकोबार अलग हो गया, ये पहाड़ सिर्फ म्यांमार तक रह गया। तो म्यांमार में जो महान हिमालय का हिस्सा है उसे आराकान योमा कहते हैं। तो किसका हिस्सा हो गया गुरु, आराकान योमा पर्वत का हिस्सा है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, नोट कर लो, सैंडल चोटी, सैंडल पीक, सैंडल चोटी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। सैंडल पीक, सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, नोट कर लीजिए। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिए। आज का सेशन कैसा लग रहा है सच बताना। देखो बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, एकदम खोल के पर्दा पर्दा रख दे रहा हूं, सवाल छूटेगा कहां से। भूगोल में आपको इंटरेस्ट पैदा करेंगे हम। लक्षद्वीप समूह की राजधानी कहां है भैया, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में है, दक्षिण अंडमान में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें है गुरु, तो दक्षिण अंडमान में है, नोट कर लीजिएगा। और ये जो सैंडल पीक आपने देखा वो उत्तर अंडमान में है, सैंडल पीक उत्तर अंडमान में है, लेकिन जो अंडमान की राजधानी है वो है दक्षिण अंडमान में। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है गुरु, कावारती। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दुनिया में, भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का, यहां लिख दो, भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, द्वीप मतलब नदी द्वीप पूछ रहा है,
नदी का द्वीप। ऐसे पूरे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये गुरु है माजुली। माजुली ये असम में है, नोट कर लीजिए, असम में माजुली, असम में माजुली जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र। नोट कर लो गुरु, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और मैं बता दूं आपको, माजुली द्वीप दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप तो है ही, ये ब्रह्मपुत्र बनाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी सबसे अधिक संख्या में भी नदी द्वीप बनाती है। क्वेश्चन लिख लो, दुनिया में सबसे अधिक संख्या में नदी द्वीप का निर्माण कौन करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण भी कौन करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बनाती है माजुली द्वीप, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। इसका उत्तर दीजिए, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? एक बार सेशन को लाइक कर दो और इसका उत्तर दीजिए। रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती, इसका उत्तर जो देगा उसे मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, को कल ही पढ़ाया हूं, कल का क्वेश्चन है ये। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ है गुरु? हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ अटल सुरंग है। यहाँ क्या है? अटल सुरंग है, नोट कर लीजिए। और यहां से कौन नदी निकलती है? रावी नदी निकलती है। यहां से रावी नदी, रोहतांग सुरंग से कौन सी नदी निकलती है? रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है। यहाँ अटल सुरंग है। और रावी नदी पर कौन सा बांध है? 3 बांध। रावी नदी पर कौन सा बांध है? 3 बांध। नोट कर लीजिए। बस सेशन को लाइक कर दो गुरु, और अगला प्रश्न का उत्तर जो देगा उसे मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। जल्दी से उत्तर दीजिए। देखिए तो कौन देता है सही उत्तर। पहला उत्तर बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? जल्दी से बताइए मैनेजमेंट की टीम, कौन इसका सही उत्तर देगा? बनिहाल दर्रा। जिसका आंसर सी आएगा वो सही है गुरु। पहला सी किसने दिया? जल्दी देखिए, हिमाचल प्रदेश के बाद, रावी के बाद जिसने सी लिखा है, कोमल शायद लिखी है, कोमल शायद कोमल है, देखना पड़ेगा गुरु। हाँ कोमल लिखी है पहला, ये कोमल से ही पहले आया है, 1 मिनट और पहले आया है। जम्मू कश्मीर वाला जो से आगे होगा सी है। हाँ मोहम्मद शाहनवाज ने भी सही उत्तर दिया है। चलिए सही है गुरु। पर सेशन को लाइक कर दो जितने लोग जुड़े हो। चलो गुरु सेशन को एक बार लाइक कर दो जितने लोग जुड़े हो। चलो रुक गया क्या? चलिए, बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है। घबराइए मत, सब सही है। बनिहाल दर्रा से होकर जब जाएंगे बाहर तो 2 सुरंग मिलेगा। बनिहाल दर्रा के सामने कितने सुरंग मिलेंगे? 2 सुरंग लिख लो। पहला सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग, नोट करो। और दूसरा सुरंग का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, नोट करो। ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पूछा जाए, सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किसको जोड़ता है? चेनानी को नासरी से, चेनानी को नासरी से जोड़ता है। यानी जम्मू कश्मीर के उधमपुर को रामबन जिले से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर को रामबन जिले से, यानी चेनानी को नासरी से जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला को, चेनानी उधमपुर में है, उधमपुर को किससे जोड़ता है? रामबन जिला से। जम्मू कश्मीर के चेनानी, चेनानी किस जिले में है? उधमपुर में। नासरी किस में है? ये गुरु है रामबन में। तो चेनानी को नासरी से जोड़ता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है, ये भी नोट कर लीजिए। और जवाहर सुरंग, ये दोनों सुरंग इसी दर्रा से होकर गुजरते हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आइए। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में क्या मिलता है? जो मेरा पुराना वीडियो देखा होगा वो सही उत्तर देगा। भाबर के दक्षिण में क्या मिलता है? बस सेशन को लाइक कर दो गुरु जितने लोग जुड़े हो। आज हम टोटल 41 सवाल करेंगे, आज 41 सवाल होगा। भैया भाबर के दक्षिण में मिलता है तराई। न बोले थे कि नदी जब पहाड़ से निकलती है तो बड़े बड़े चट्टानों को पर्वत के पास जमा कर देती है, उसको भाबर। और छोटे छोटे चट्टानों को भाबर के जस्ट आगे जमा करती है, उसको तराई। आपको पता है ना, नदियां जब पहाड़ से बाहर निकलती हैं, नदियां जब पहाड़ से बाहर निकलती है तो बड़े बड़े चट्टानों को, छोटे छोटे चट्टानों को अपने साथ ले आती है। नदी जैसे ही पर्वत से बाहर आती है, नदी का स्पीड कम हो जाता है। पर्वत में ढाल ज्यादा है,
इसलिए नदी का स्पीड काफी होता है, इसीलिए उन पत्थरों को नदियां आसानी से ढो लेती हैं। लेकिन जैसे ही नदी पहाड़ से बाहर आती है, नदी का स्पीड कम हो जाता है और बड़े बड़े चट्टानों को नहीं ढो पाती। उन बड़े बड़े चट्टानों का जो एरिया है उसी को बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं गुरु? भाबर। जस्ट उसके दक्षिण में छोटे छोटे पत्थर जमा हो जाते हैं। इन छोटे छोटे पत्थरों का जो इलाका है उसी को तराई कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? तराई। यही पूछ रहा था कि तराई कहाँ बनता है? भाबर के जस्ट बाद तराई बनता है, भाबर के जस्ट बाद। उसके बाद पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलता है, उसको बांगर कहते हैं, और उसके बाद नई जलोढ़ मिट्टी मिलता है, उसको खादर कहते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, आगे आइए। अच्छा, भाबर, एक चीज और बता दूं कि भाबर में इतने बड़े बड़े चट्टान होते हैं कि कभी कभी नदी दिखाई नहीं देती, उन चट्टानों के नीचे चली जाती है। भाबर में इतने बड़े बड़े चट्टान होते हैं कि नदियां कभी कभी उस पत्थर के नीचे चली जाती है, दिखाई नहीं देती। क्वेश्चन आता है कि नदियां कहां गायब हो जाती हैं? तो भाबर में। नदियां कहां गायब हो जाती हैं? लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नदियां कहां गायब हो जाती है? तो भाबर में। आगे आ जाओ गुरु। नल्ला मल्ला पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? मैं बता दूं कि यह हमारा पूर्वी घाट है। भैया ये पूर्वी घाट पर्वत है, आपको पता है ना। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं नीलगिरी। जहां पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं उसे बोलते हैं नीलगिरी गांठ, या इसी को बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। नोट कर लीजिए, पश्चिमी घाट, यह है पश्चिमी घाट, नोट करो, यह है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत जहां मिलते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं उसे बोलते हैं नीलगिरी। नीलगिरी नोट करो, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं नीलगिरी। और नीलगिरी कहाँ है गुरु? तो कर्नाटक। नीलगिरी फैला है कर्नाटक में, केरल में, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। नोट कर लो भैया, नीलगिरी कहाँ कहाँ फैला है? तो नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्य में फैला है, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। नोट कर लीजिए, नीलगिरी के पहाड़ी के ऊपर ही ऊटी नाम का हिल स्टेशन है। ऊटी नाम का, ऊटी एक हिल स्टेशन नाम सुने होंगे। कहाँ गए घूमने? तो ऊटी गए हैं। तो ऊटी तमिलनाडु में है। नीलगिरी के पहाड़ी पर तमिलनाडु में ऊटी नाम का हिल स्टेशन है। नीलगिरी के पहाड़ी पर एक जनजाति रहता है जिसका नाम है टोडा। टोडा जनजाति। पूछा जाए टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी के पहाड़ी पर। नीलगिरी के पहाड़ी पर चाय और कॉफी की खेती होती है। चाय और कॉफी दोनों की खेती होती है। नीलगिरी के पहाड़ी पर चाय और कॉफी दोनों उगाया जाता है। इसी पर ऊटी नाम का हिल स्टेशन है, इस पर टोडा जनजाति रहता है। एकदम फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में, इसको तो नोट ही कर लो। टोडा जनजाति। नीलगिरी कहाँ फैला है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। किसको बोलते हैं नीलगिरी? जहाँ पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं उसी को बोलते हैं नीलगिरी। भैया लिखो, पूर्वी घाट को उड़ीसा में बोलते हैं निमयगिरी हिल। भैया उड़ीसा में इनको क्या बोलते हैं? निमयगिरी हिल। भैया पूर्वी घाट को ही उड़ीसा में बोलते हैं निमयगिरी हिल। पूर्वी घाट को ही आंध्र प्रदेश में बोलते हैं नल्ला मल्ला हिल। नल्ला मल्ला हिल नोट करिए। और आंध्र प्रदेश में ही इसे बोला जाता है वेल्लीकोंडा हिल। वेल्लीकोंडा हिल नोट कर लीजिए। भैया आंध्र प्रदेश में 2 नाम, आंध्र प्रदेश में इसे नल्ला मल्ला हिल और आंध्र प्रदेश में ही वेल्लीकोंडा हिल। पूर्वी घाट को आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला हिल और वेल्लीकोंडा हिल बोलते हैं, तो और उड़ीसा में निमयगिरी हिल बोलते हैं। और जहां पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं उसको नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी पर किसकी खेती होती है? चाय और कॉफी की। यहीं पर ऊटी है। नीलगिरी का विस्तार 3 राज्य में है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। नीलगिरी पर टोडा जनजाति निवास करती है। तो नल्ला मल्ला हिल कहाँ है गुरु? तो नल्ला मल्ला हिल है आंध्र प्रदेश में। इससे बेहतर जानकारी और क्या लोगे? क्या लोगे? सेशन को लाइक कर दो गुरु। 1873 लोग हो, सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा ही सेशन चाहिए तो लगातार शाम को 8:30 बजे के आसपास जुड़ना ना भूलिएगा। 9 बज जा रहे पर कल से कोशिश करूंगा 8:30 में। तो गुरु 8:30 बजे शाम को या 9 बजे जुड़ना मत भूलिएगा यदि चाहते हैं किसी टाइप का सेशन रहे। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला
किस राज्य में है? आपको पता है ना, अन्नामलाई तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट को ही, जो पश्चिमी घाट हमने दिखाया, पश्चिमी घाट को तमिलनाडु में अन्नामलाई हिल, पश्चिमी घाट को ही केरल में इलायची की पहाड़ी, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री हिल, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री हिल कहते हैं, महाराष्ट्र में सह्याद्री हिल। अब पश्चिमी घाट को ही तमिलनाडु में अन्नामलाई हिल, और केरल में क्या बोलते हैं बोलो? इलायची की पहाड़ी। और कर्नाटक में क्या बोलते हैं? ब्रह्मगिरी हिल। पश्चिमी घाट को कर्नाटक में बोलते हैं ब्रह्मगिरी हिल, तमिलनाडु में अन्नामलाई हिल, केरल में इलायची की पहाड़ी और महाराष्ट्र में सह्याद्री हिल। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। और पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी अनाईमुदी, यानी पूरे दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, वो पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। कार्डेनम हिल किस राज्य में? लो अभी आ गया, आ ही गया। बताओ इसका उत्तर। तो सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो एक बार सेशन को लाइक कर दो। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है गुरु? तो बताओ कार्डेनम हिल, इलायची की पहाड़। 41 क्वेश्चन नहीं है, 45 क्वेश्चन करेंगे। चलो गुरु 45 चलेंगे आज। कार्डेनम हिल कहाँ है भैया? केरल में। कार्डेनम हिल कहाँ है गुरु? तो केरला में। नोट कर लीजिए, इलायची की पहाड़ी। केरल को हम मसालों का बागीचा भी कहते हैं। केरल में शांत घाटी भी है। आगे आइए, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी भी आ गया। देखो अब मैंने बताया, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी भैया, नीलगिरी किसको बोलते हैं? जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं उसे बोला जाता है नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। नीलगिरी कहां फैला है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। नीलगिरी पे कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। नीलगिरी पर कौन सा हिल स्टेशन है? ऊटी। और नीलगिरी किसको बोलते हैं? जहां पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं। दोदा बेटा पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट, दक्कन पठार के काले मिट्टी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दक्कन का पठार कहाँ है? 45 के बाद स्टॉप कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। चलिए भैया, दक्कन के लावा पठार भैया उसको बोलते हैं रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी या कपासी मिट्टी है। नोट कर लीजिए, काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी को खुद से जुता हुआ खेत भी कहते हैं। उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है गर्मी में, तो दूर से लगता ना है कि खुद जो खेत को किसने जोत दिया है। तो खुद से जुता हुआ खेत काली मिट्टी को कहते हैं। सबसे अधिक समय तक पानी को मेंटेन रखने की क्षमता काली मिट्टी में है। भारत में जितनी भी मिट्टी है, धूप पड़ेगा पानी उड़ जाएगा, लेकिन काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो ज्यादा समय तक धूप पड़ने के बाद भी पानी को बना के रखती है। इसीलिए उसमें कपास की खेती होता है। तो कपास की खेती के लिए, कॉटन की खेती के लिए काली मिट्टी जाना जाता है। सबसे अधिक समय तक पानी को बना के रखती है काली मिट्टी, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। इसे खुद से जुता हुआ खेत भी कहते हैं। काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। और काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है बताओ? काली मिट्टी का रंग काला मैग्नीज और लोहा के कारण होता है। मैग्नीज और लोहा के कारण रट लो। छोटानागपुर के पठार में लौह अयस्क कहाँ मिलता है? छोटानागपुर के पठार को बताया था एक दिन, तो छोटानागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। छोटानागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। नोआमुंडी, नोट कर लो, नोआमुंडी में भारी मात्रा में लोहा मिलता है। और छोटानागपुर के पठार पर ही जादूगोड़ा है, यहाँ भारी मात्रा में यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम 238 नोट कर लीजिएगा। और सिंहभूम, ये सिंहभूम जिला में ही जादूगोड़ा है। बोकारो में लोहा इस्पात कारखाना है, मैंने बताया था। लोहा इस्पात कारखाना है बोकारो में, यहाँ भारी मात्रा में कोयला भी मिलता है। अब पता है बोकारो में जो लोहा इस्पात कारखाना है वो 3rd 5 ईयर प्लान में बनाया गया था। 3rd 5 ईयर प्लान में रूस के मदद से बनाया गया था बोकारो में। अब बोकारो में भारी मात्रा में कोयला मिलता है। नोआमुंडी लोहा के लिए, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए। छोटानागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। और मैंने बताया था कि छोटानागपुर के पठार को आधा आधा बांटती है दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर नदी
दो भागों में बांटती है छोटा नागपुर के पठार को। दामोदर नदी के उत्तर वाले को हजारीबाग और कोडरमा का पठार, और दक्षिण वाले को रांची या पाट का पठार कहते हैं। और दामोदर नदी कोयला के लिए प्रसिद्ध है पूरे भारत में। आगे आइए, छोटा नागपुर के पठार का प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? भाई छोटा नागपुर के पठार पर एक नदी बहती है, स्वर्ण रेखा नदी। छोटा नागपुर के पठार पर एक नदी बहती है, स्वर्ण रेखा नदी। उसी के किनारे टाटा है, उसी के किनारे जमशेदपुर है। वैसे जमशेदपुर या टाटा, जिसको हम स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का स्टील सिटी हम किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को। जमशेदपुर जो है वो दो नदी के बीच में है। एक तरफ से खरकई नदी बहती है, जमशेदपुर के एक तरफ से खरकई नदी और दूसरी तरफ से स्वर्ण रेखा नदी। जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। हुंडरू जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। वैसे नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और अमेरिका के सीमा पर है, रियल में नियाग्रा जलप्रपात। और छोटा नागपुर के पठार पर हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पर है। और स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी के बीच में कौन सा शहर है? टाटानगर। आगे आइए, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था ये। अच्छा चलिए, क्वेश्चन ही लास्ट हो गया, चलिए बहुत अच्छा। चलिए भैया आज के सेशन का अंत करते हैं। कैसा लगा भैया सुन लो, बता दो दिल खोल के, सच बताना आज दिल से पढ़ाया हूं, आज मजेदार पढ़ाया हूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। पता नहीं आपको शायद अच्छा ना लगा हो या चाहे अच्छा लगा, मुझे नहीं पता, पर अच्छा लगा गुरु तो दिल खोल के। 1800 से ऊपर लोग जुड़े हो, 1800 से ऊपर कमेंट हमको चाहिए। कैसा लगा आज का सेशन? मजा आ गया गुरु। और कल भी ऐसा ही सेशन चाहते हो तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सर अच्छा लगा। और हर दिन यह सेशन लाइए, और हर दिन शाम को 8:30 या 9 बजे तुम्हारे लिए यहाँ प्रेजेंट रहेंगे गुरु। सेशन को लाइक कर दो, जाते जाते नहीं लाइक किए हो तो लाइक कर दो, और हो सके तो जितना शेयर हो सके शेयर कर दो, स्टेटस में लगा लो, अपना व्हाट्सएप स्टेटस, टेलीग्राम, हर जगह जोड़ दो ताकि अधिकतम लोग जुड़ पाए। तो चलिए गुरु, मिलते हैं कल शाम 9 बजे फिर एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। खुश रहो, स्वस्थ रहो, खाओ पियो, मस्त रहो गुरु। इस बार सिलेक्शन लेना है एनी हाउ, इसलिए रात को जगना है अभी 3 बजे तक। तुम भी जगो, हम भी जगते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।